पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खोले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज आपके नाम। मुझे 2-3 दिन हो गए हैं कि मैंने आपको अपडेट नहीं किया, इसलिए ये जो आज का व्लॉग है ये स्पेसिफिकली आपकी अपडेट्स के लिए है। इसमें कोई ज़्यादा तज्जिया नहीं होगा, इसमें अपडेट्स होंगी जो मेरे साथ हो रहा है और जो आपके साथ हो रहा है। वैसे भी मुझे कहा गया है कि मैं तज्जिया कम किया करूं और खबरें ज़्यादा दिया करूं। तो आज की कुछ अपडेट्स। अब आपको जैसे पता है 5 दिन हो गए हैं, और अगर आपको नहीं पता तो फिर भी पता होना चाहिए। पता कर लीजिए इधर से कि 5 दिन हो गए हैं और मेरे खिलाफ और मेरे कुछ कॉलीग्स के खिलाफ दहशतगर्दी के और गद्दारी के कुछ मुकदमे हैं, जो इस्लामाबाद में हमारे खिलाफ दर्ज किए गए हैं। ऑलरेडी मैंने ये जो चार्जेस हैं, ये जो झूठे चार्जेस हैं, इनको मैंने रिजेक्ट किया है। मैंने इन्हें बेसलेस कहा है, absurd कहा है, शॉकिंग कहा है। मेरा 1-2 दिन पहले व्लॉग जो था वो आप देख लीजिए, आई एम नॉट ए ट्रेटर के नाम से। मैं ऑब्वियसली ये जो चार्जेस हैं, ये जो इल्जामात हैं मनगढ़ंत, इनको कंटेस्ट करूंगा, पाकिस्तान की जुडिशरी में लड़ूंगा और चैलेंज करूंगा। मगर आज कुछ लेटेस्ट जो है इस केस के बारे में, जो मेरे खिलाफ जो केस चल रहा है और जो बाकी मेरे कॉलीग्स हैं उनके खिलाफ जो ये केस चल रहा है, एक तो लेटेस्ट आपके लिए कुछ खबरें हैं फ्रॉम इनसाइड द बुलपेन कि हम इसे कैसे डील कर रहे हैं। और फिर जो जिन्होंने ये हमारे ऊपर चार्ज लगाए हैं, उनके लिए भी कुछ खबरें हैं, ताकि वो भी असेस कर सकें कि इनका क्या इम्पैक्ट हुआ है। जो आज एफआईआर है जो मेरे ऊपर दर्ज हुई है और मेरे बाकी कॉलीग्स के ऊपर दर्ज हुई हैं, उसको ब्रेक डाउन करने का चांस नहीं है। वो मेरा अगला व्लॉग है, तो मैं क्विक 2 व्लॉग करूंगा सीरीज में। मगर आज जो है शुरू करूंगा पहले सियासत से। सियासत ऑब्वियसली पाकिस्तान का फेवरेट नेशनल पास टाइम है, तो इसे आप छोटा ही ब्रीफ ही रखता हूं क्योंकि आप ये लेट देख रहे हैं। बाकी और लोगों ने तबसरा कर दिया, मगर इस गरीब पठान का भी आप तबसरा सुन लें। खुर्रम दस्तगीर साहब ने कुछ देर पहले कहा है कि नवंबर 10 तक इलेक्शंस हो जाएंगे और 2023 में ही इलेक्शंस होंगे। ये पहली बार है कि किसी गवर्नमेंट फंक्शनरी ने 14 महीने में एक स्पेसिफिक डेट दी है। वैसे तो बोला है हाँ हाँ होंगे 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 होंगे, मगर ये स्पेसिफिकली पहली बार है कि 14 महीने में एक हाई रैंकिंग गवर्नमेंट फंक्शनरी ने डेट दी है। खुर्रम दस्तगीर एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, ज़बरदस्त। एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी है कैलटेक के वो ग्रेजुएट हैं और पीएमएल नून के वो डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हुए हैं। बहुत क्लोज एक वक्त था जब ये बहुत क्लोज थे जनरल राहील शरीफ के ज़माने में, जब एक और सेम पेज होता था राहील शरीफ और नवाज शरीफ का। उस वक्त ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस थे, और इनका ये कहना और किसी का नहीं, इनका ये कहना इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। ये पिछले दिनों से खुर्रम दस्तगीर हैज बीन मेकिंग इंटरेस्टिंग नॉइजेस। अगर किसी कैरेक्टर को देखना चाहिए इस कैबिनेट में फॉर फर्दर इंडिकेशंस कि फौज क्या सोच रही है, सो माय बेट वुड बी खुर्रम दस्तगीर। मगर इसी के साथ साथ लग रहा है कि जो पीडीएम है वो रैप कर रहा है, खत्म हो रहा है, और जो पीपीपी है वो जो है अपना निशाना जो है अब वो लगाने लग गया है। कराची के मेयर के इलेक्शंस जो आपने कल परसों में देखा, जो ड्रामा हुआ, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, पथराव हुआ, शोर हुआ, ज्यादती हुई, वो एक जो भी है वो गुजर गया है। जो भी हो गया, मुर्तजा वहाब को मुबारक हो। मुर्तजा वहाब के साथ बहुत साल पहले वो और उनकी मरहूम वालदा फौजिया वहाब, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ अभी तक, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ग्रेसफुल पॉलिटिशियन। हम तीनों एक बार डिनर पे गए थे, मुझे याद है, एक वो ऑफ द रिकॉर्ड डिनर था। ये भी जवान थे, मैं भी जवान था, एंड ऑब्वियसली इनकी जो वालदा थी हयात थी, एंड हम दोनों को वो डिनर पे लेके गई थी। मेरा ख्याल है हम जापानीज खाना खाने गए थे किसी कराची के होटल में। उस वक्त मुर्तजा वाज अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर। नाउ ऑब्वियसली ही इज द मेयर ऑफ कराची, मगर जिस तरीके से वो मेयर बने हैं वो कंट्रोवर्शियल है। इस पे इनफ हैज बीन सेड, तो मैं आगे निकलूंगा, मगर एक मैं खाली
मुद्दा पेश करूंगा कि ये एक नया टेम्पलेट बन गया है कि पीटीआई को किसी भी तरीके से आपने आगे नहीं देना, और बाय हुक और बाय क्रुक जिसी भी तरीके से आपका मूड बने, आप जिधर भी इलेक्शन है, जिस किस्म का इलेक्शन है, आप पीपीपी को या जो भी उधर आपका फेवरेट है उसे जितवा दें। इसी चक्कर में एक जो कराची के मेयर से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और इलेक्शन पिछले दिनों में गुजरा, कम लोगों ने इस पे तबसरा किया क्योंकि रोज कुछ चल रहा होता है, मगर आजाद जम्मू एंड कश्मीर में एक बाय इलेक्शन हुआ। ये कराची से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कराची तो आप चलें कह सकते हैं कि पीपीपी बहुत अरसे से एंगल कर रहा था, पीपीपी सिंध को रूल करता है, मगर आजाद जम्मू एंड कश्मीर को फौज रूल करती है। ये एक मिलिटराइज्ड एरिया है, इसमें हर कोने पे चेक पोस्ट है, बहुत हमारी लाखों की तादाद में उधर हमारी फौज है, मुजाहिद फोर्स है, जो उनकी खुद एजेके वालों की खुद जो हमारी फौज के जो दस्ते हैं उन्हें वो मुजाहिद फोर्स कहते हैं। वो यूनिफॉर्म तो सेम होता है, उसमें जो डिव पैचेस वगैरह होते हैं, अलग फॉर्मेशन होती है, अलग उसका थोड़ा सा अलग निजाम होता है। मगर जून 8 को जो उधर बाय इलेक्शन हुआ तो पिछले ही हफ्ते, उसमें हमने देखा कि पीपीपी उधर भी स्वीप कर गई। उसके पीपीपी के खिलाफ बहुत सारे वीडियो निकले, ट्वीट्स निकले, लिस्टेड हैं डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं। रिगिंग के इल्जामात लगाए, किसने लगाए? खुद पीडीएम के जो इनके पार्टनर्स हैं, पीएमएल नून ने लगाए। ये पहली बार हुआ है 14 महीनों में कि हमने देखा है कि पीडीएम के अंदर जो दरार है वो अब बढ़ती जा रही है, और अब ऑफिशियली अब लोग बोलने लग गए हैं। हिना परवेज भट्ट हैं, अता ताड़र हैं, इन्होंने क्लियरली बोला, एविडेंस पेश की, वीडियोस ट्वीट की कि ये देखो पीपीपी ऐसे कर रहा है अपनी रिगिंग। अब जो एरिया फौज 75 साल से कंट्रोल कर रही है, उस एरिया में आजाद जम्मू एंड कश्मीर में लिटरली एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती फौज की इजाजत के खिलाफ। तो ऑब्वियसली ये जो फौज की नाक के नीचे जो इलेक्शंस हुए हैं, और अगर रिगिंग हुई है और रिगिंग के वीडियोस चले हैं, और खुद जो हुकूमत जमाना है, पीएमएल नून जो सीनियर पार्टनर है इस सब में, वो खुद अगर कह रहा है कि रिगिंग हुई है, तो दिस इज अ वेरी सीरियस, बहुत सीरियस ये इल्जाम है, बहुत सीरियस इल्जाम है। हालांकि हु केयर्स, आजाद जम्मू एंड कश्मीर क्या पट लेता है, एक बाई इलेक्शन सीट क्या पट लेती है, ये कौन है ज़िया कमर, हु केयर्स। मगर मुश्ताक मिनहास जैसे सीनियर आदमी को हराना, जिसका सालों से पीएमएल नून से रिश्ता रहा है, उसको हराना और हजारों की तादाद से हराना, और फिर ये ट्रिगर करना ऑफिशियल रिएक्शन पीएमएल नून की तरफ से, इसमें हमारे पास अब 5 या 6 पॉइंट्स हैं, हाँ, कि आगे क्या होने वाला है। पहले तो पहला पॉइंट सिंपल है कि पीडीएम की जो कोalition है वो अब अपने लग रहा है। अगर आप खुरम दस्तगीर की अनाउंसमेंट सुने, अगर आप कराची इलेक्शन देखें, अगर आप एजेके का इलेक्शन देखें, तो लग रहा है कि पीडीएम के दिन अब खत्म हो गए हैं। वैसे भी फौज के अंदर से भी खबरें आ रही हैं कि द आर्मी इज क्वाइट डिसअपॉइंटेड जिस तरीके से पीडीएम और स्पेशली पीएमएलएन ने मुल्क को गवर्न किया है, जिस तरीके से ये बजट निकला है। इस बजट पे फिर भीगी बिल्ली बन गए हैं आपके सागदार साहब, खुद फिर कहने लग गए हैं कि हाँ हाँ, जो भी आईएमएफ कहेगा हम उसके साथ करने को तैयार हैं। ये वही सागदार है जो 6 महीने पहले कह रहा था आईएमएफ की ऐसी की तैसी। Anyways, this show is not about the economy, it's about hardcore politics and post politics जो हमारे साथ हो रहा है। मगर पहला जो हमारा मुद्दा है कि पीडीएम के आखिरी दिन शुरू हो गए हैं, दिन गिनने की बात है। दूसरा, क्योंकि फौज कंट्रोल करती है आजाद जम्मू एंड कश्मीर को, टेक्निकली ये जो स्पेशल स्टेटस है उसकी वजह से उसे कंट्रोल करती है। इट्स क्वाइट क्लियर कि पीपीपी की कराची में विक्ट्री और फिर पीपीपी की आजाद जम्मू कश्मीर में विक्ट्री। कराची में हमने देखा रेंजर्स के एहलकार नजर आए पीटीआई को के वोटर्स को डिस्टर्ब करते हुए, पीटीआई के प्रोसेस को डिस्टर्ब करते हुए, ओवरऑल इलेक्शंस को डिस्टर्ब करते हुए। और ऑफ कोर्स आजाद जम्मू कश्मीर का हमें पता है कि फौज इन्वॉल्व है, तो क्लियरली पीपीपी की फौज की हिमायत है पीपीपी के लिए, कराची में भी कश्मीर में भी। दिस इज अ वेरी सीरियस टेम्पलेट जो सेट हो गई है। फिर जो तीसरा हमारा मुद्दा है, जो इस व्लॉग पे और दीगर जो हमारे कॉलीग्स हैं वो कुछ हफ्तों से कह रहे हैं, कहे जा रहे हैं, और मैं इस बात पे शायद मैं पहला बंदा था जिसने कह दिया था कि बिलावल ने आके जो अमेरिका में परफॉर्मेंस की है, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 चक्कर
जो पिछले 14 महीने में लगाए हैं, उसमें से तकरीबन 4-5 चक्कर में मैंने उन्हें कवर किया है, 2-3 बार मिला हूं उनसे। मुझे नजर आने लग गया है क्वाइट क्लियरली कि वो तैयारी कर रहे हैं अगले प्रीमियरशिप की। ये बात कंफर्म तो नहीं है, एनीथिंग कैन चेंज इन पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, चीजें इतनी फ्लूइड हैं, मगर एक तैयारी चल रही है। जो ये चौथा मुद्दा कि जो हमने और रिपोर्ट किया और इसी ब्लॉग में आपने देखा है कि आसिफ जरदारी, जो मैंने 2-3 दिन पहले ब्लॉग किया था, कहा था कि जिस किस्म की व्हीलिंग एंड डीलिंग वो कर रहे हैं, स्पेशली मुत्तहिदा अरब इमारात में, जो पाकिस्तान का आप कह सकते हैं अब, एक जमाने में लंदन हमारा जो कैपिटल होता था, फॉरेन कैपिटल होता था या समर कैपिटल होता था, लंदन में राउंड टेबल्स होती थी, लंदन में मुज़ाकरात होते थे। अब शायद क्योंकि पाउंड बहुत महंगा हो गया है और रुपी बहुत सस्ता हो गया है, शायद इस वजह से अब दुबई में जो व्हीलिंग एंड डीलिंग है होती हैं। एक जमाने में, बल्कि कायद आजम के जमाने से, कायद आजम के पहले के जमाने से लंदन में वो राउंड टेबल्स होती थी, अल्लामा इकबाल भी जाते थे, वो सब होता था। तो लंदन की एक हमारी वाबस्तगी थी, अब वो दुबई से हो गई है। दुबई में जो व्हीलिंग्स एंड डीलिंग्स होती हैं, अजीब सा मुल्क है कि इस मुल्क की किस्मत, इस मुल्क का फ्यूचर बैरून मुल्क अपना बैक रूम्स में बंद दरवाजों के पीछे लिखा जाता है। और वो जो बंद दरवाजे हैं, उनमें आजकल सबसे ज्यादा वक्त खुद आसिफ अली जरदारी साहब स्पेंड कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू माय रिपोर्ट्स, महीने में 10-12 दिन पिछले चंद महीनों से वो दुबई में स्पेंड करते हैं। एक जमाने में दुबई में कुछ लोग होते थे जिनसे शायद वो मिलते थे, मगर अब वो लोग उधर नहीं हैं। मगर फिर भी वो दुबई जाते हैं, कहते हैं कि मैं इलाज के लिए जा रहा हूं, मगर या तो आई विश हिम द बेस्ट ऑफ हेल्थ, या तो आई विश अस द बेस्ट ऑफ लक। अब आते हैं पांचवें मुद्दे पे कि ये सब क्या हमें दिखाता है। वेरी इंपॉर्टेंटली, ये हमें उधर ही ले जा रहा है जिधर हमने 90s में देखा था, जो दौरानिया था 1988 से लेकर 1999 तक। बेनजीर नवाज शरीफ, बेनजीर नवाज शरीफ, लगता है ये फिर से वही म्यूजिकल चेयर्स शुरू हो गई हैं। जो बॉल खेलता है, हुएवर प्लेज बॉल, जो खेलता है फौज का गेम, वो इक्तदार में आता है। जो स्लो हो जाता है इस गेम में, फौज म्यूजिक रोक देती है और दूसरे को उसी कुर्सी पे बिठा देती है। म्यूजिकल चेयर्स, आई एम श्योर हम जवानी में क्या, बचपने में बल्कि खेलते थे बर्थडेज पे। और मैं हमेशा जीतता था बाय द वे, बिकॉज मैं थोड़ा सा भारी होता था, तो मैं चेयर पे ना झटका दे के बैठ जाता था, जो भी चेयर होती थी, जैसे अभी मैंने आपको झटका दिया है। मगर ओवरऑल इट्स क्वाइट क्लियर कि जो बाकी जो हमारी भारी भरकम लीडर्स हैं, ये भी जो हमारे पॉलिटिकल हैवी वेट्स हैं, ये भी इसी के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये वही 90s वाला मॉडल लगता है शुरू हो गया है। 14 महीने पीडीएम को, पीएमएल नून को मिल गए हैं, शायद 15-16 और महीने मिल जाएं, शायद 17-18 मिल जाएं, और फिर कहेंगे ओके थैंक यू, गुड टू सी यू, बिलावल को आने दो, लेट्स सी हाउ ही डज। क्लियरली जरदारी साहब वुड वांट हिज सन, इवन दो मैनी थिंक, और इसमें बहुत शायद लाखों नहीं करोड़ों लोग होंगे पाकिस्तान में जो ये सोचते हैं कि ठीक है, बिलावल भुट्टो है तो नौजवान, शायद प्रॉमिसिंग भी है, मगर वो क्या डिजर्व करता है एक पैराशूट होना एक फैमिली में, एक फैमिली पार्टी में, और फिर ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर बन जाना 35 साल की उम्र में? क्या उसने पट लिया है, क्या उसने अचीव किया है बिसाइड्स बीइंग बोर्न इन द हाउस ऑफ भुट्टो एंड जरदारी के? अपने नाम के अलावा उसकी क्या अचीवमेंट्स हैं? 14 महीने की, 15 महीने की फॉरेन मिनिस्ट्री के अलावा उसने क्या किया है कि उसे दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क मिल जाए, और वो भी विरासत में? इसमें लोग क्वेश्चन करेंगे। सियासत आप जैसे भी कर लें, टेम्पलेट आप जैसे भी सेट कर लें, मगर पुश बैक इसमें एक्सपेक्टेड है फ्रॉम द पीपल ऑफ पाकिस्तान, फ्रॉम द वोटर्स ऑफ पाकिस्तान। छठा मुद्दा कि दूसरी तरफ पीएमएल नून भी वही हरकतें कर रहा है जो उससे एक्सपेक्टेड हैं। जो डायनास्टिक पॉलिटिक्स में जो होती हैं, उसमें पीएमएल नून फिर से डबल डाउन कर गया है। जो इनके इन हाउस इलेक्शन हुए हैं, पता नहीं, इलेक्शन तो मैं नहीं कहूंगा, मगर जो इनकी इन हाउस रीअरेंजमेंट्स हुई हैं, उसमें जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जिन्हें मैं प्यार से चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहता हूं, बिकॉज ही डजंट बिहेव लाइक अ प्राइम मिनिस्टर, वो अब सदर बन गए हैं फिर से पीएमएल नून के। और जो मरियम नवाज साहिबा हैं, वो फिर से चीफ ऑर्गेनाइजर बन गई हैं
अजीब सी बात है कि इनके खिलाफ ऑब्वियसली कोई नहीं खड़ा हुआ, विच गोज ऑन टू शो कि वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ज्यादा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कम है। क्योंकि अगर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग होती तो पाकिस्तानी और शायद जो हैं, जो इस पार्टी में से ताल्लुक रखते हैं, शायद वो compete करते फ्रेश लीडरशिप के लिए, थोड़ी बहुत पोजीशंस के लिए। स्पेशली चलें, शहबाज शरीफ तो मैं मानता हूं कि शहबाज शरीफ बहुत सीनियर लीडर हैं, पीएमएल नून के सेकंड सीनियर लीडर आप कह सकते हैं, मे बी थर्ड सीनियर लीडर एक्चुअली, क्योंकि पीएमएल नून के शायद सेकंड सीनियर लीडर निसार अली खान एक जमाने में होते थे। तो अब वो बाय डिफॉल्ट, बिकॉज ही इज द प्राइम मिनिस्टर, तो इट मेक सेंस कि प्राइम मिनिस्टर पीएमएल नून का प्रेसिडेंट भी हो। इट मेक सेंस, क्योंकि बड़े मियां साहब तो ऑब्वियसली डिस्क्वालिफाइड हैं, ही इज डन फॉर नाउ, बट यू नेवर नो अगेन। मगर मरियम नवाज की क्या क्वालिफिकेशंस हैं, वो भी उसी तरीके से पैराशूट हुई हैं जिस तरीके से मियां अपना बिलावल साहब पैराशूट हुए हैं। जस्ट बिकॉज इट्स डैडीज पार्टी डजंट मीन इट्स योर कंट्री। तो वही वाली बात है कि डैडी ने चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया। इससे कुछ जो ओल्ड गार्ड है, जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, उनके साथ इनकी काफ़ी चिक चिक भी हुई, तू मैं भी हुई। शाहिद खाकान अब्बासी साइड से, तमीज से साइड पे हट गए। और भी बहुत लोगों को जिन्हें ये डिसलाइक करती हैं, जिन्हें मार्केट पसंद करती थी, जिन्हें वॉशिंगटन पसंद करता था, जिन्हें शायद फौज भी पसंद करती थी, उनको इन्होंने कोनिया मार के हटा दिया है। फॉर एग्जाम्पल मिफ्ता इस्माइल। तो ये जो डैडीज पार्टी सिंड्रोम है, ये खाली पीएमएल नून में नहीं, खाली पीपीपी में नहीं, ये कुछ और पार्टीज में भी है। फ्रैंकली ये पीटीआई में भी है। पीटीआई के जो नेक्स्ट लोग कह रहे हैं अगले लीडर होंगे, अगर इमरान खान साहब को हटा दिया गया, जेल कर दिया गया, जो भी कर दिया गया, तो क्लियरली जो चेन ऑफ कमांड है वो या असद उमर साहब होंगे या शाह महमूद कुरैशी साहब होंगे। ऑफ कोर्स असद उमर डज नॉट क्वालिफाई फॉर दिस अपना कैटेगराइजेशन, मगर शाह महमूद कुरैशी खुद भी डायनास्टिक पॉलिटिक्स से ताल्लुक रखते हैं। तो इस हमाम में ये जो डायनास्टिक पॉलिटिक्स है, डायनेस्टी की सियासत है, जिसमें डैडीज पार्टी सिंड्रोम सबको हुआ हुआ है, डैडी का बुखार हुआ हुआ है, जिसमें खुद शाह महमूद के बेटे, शाह महमूद की बेटी, हालांकि वो मेरे दोस्त हैं, दोनों कॉलीग्स रहे हैं मेरे, वो भी इसी हमाम में है। तो 10 पीएमएल नून हो, पीपीपी हो, पीटीआई हो, इस हमाम में कुछ लोग, सब नहीं मगर कुछ लोग काफी नंगे हैं। और ये छठा मुद्दा है। और सातवां मुद्दा, छोटा छोटा मोटा मोटा, वो ये है कि लग रहा है, रोज लग रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है। चाहे वो आप इमरान खान के कैंप से बात करें, चाहे वो आप दूसरे कैंप से बात करें, चाहे आप फौज से बात करें, चाहे आप अमेरिका में बात करें, इधर जो लोग बैठे हैं वॉशिंगटन में जो देख रहे हैं, ऐसे बड़ा इंटरेस्टिंगली ये जो तमाशा लगा हुआ है, लग रहा है कि इमरान खान के जो दिन हैं वो सियासत में कम और कम होते जा रहे हैं। I needed a drink after that. अच्छा जी, तो ये तो थी सियासत। अब आते हैं जो कयामत मेरे ऊपर इन्होंने कोशिश की है, मेरे और मेरे दोस्तों के ऊपर, मेरे कॉलीग्स के ऊपर, मोर इम्पोर्टेंटली। तो इन्होंने जी कुछ दिन पहले हम पे केस किया। एक केस 10 जून को दर्ज हुआ, एक केस 11 जून को दर्ज हुआ। वो जो केस है वो मैं ब्रेक डाउन करूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग एफआईआर है। वो इंटरेस्टिंग, वो एफआईआर इसलिए है, वो गोविंदा का सॉन्ग था जवानी में, मैं तो रस्ते में जा रहा था, मैं तो बेल पूरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। वो वैसी है कि उसे मिर्ची लग गई, कि वो रस्ते में जा रहा था, बेल पूरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था, सामने G11 की मॉस्क पे रुका। G11 की मॉस्क में उसने देखा कि तमाशा लगा हुआ है, लोग इंतजार कर रहे हैं, 15, 20, 25 जो हैं लोग दहशतगर्दी और तोड़ फोड़ कर रहे हैं। इस बंदे में इतनी जबरदस्त सुपर पावर थी कि इसने सबके 25 जो लोग हैं उनके फोन देख लिए। उनके फोन देख के इसने उन सबके वो कोड्स डाले, कोड्स डाल के अंदर उनके फोनों में चला गया। अंदर फोनों में जाके इसने देखा कि मेरे, आदिल राजा के, हैदर मेहदी के और शाहीन सबाई साहब के मैसेजेस हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं, जो ये 25 के 25 फोनों में जब देख के इसने ये इसे इदराक हुआ कि हम वाकई एक साथ लीड कर रहे हैं ये कंस्पिरेसी। और फॉरेन जो हॉस्टाइल इदारे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं बैरून मुल्क की, जो दुश्मन ममालिक की, फिर ये वापस घर गया, फिर ये 30 दिन सोया, फिर 31वें दिन उठा और रात के 12:30 बजे ये रमना पुलिस स्टेशन गया और इसने कहा कि जी मुझे तो अब समझ आ गई है कि ये जो है
یہ ملک دشمن ہے اور یہ جو ہے غداری کر رہے ہیں. تو یہ بڑا سپرمین قسم کا انسان تھا. یہ انسان کون ہے, یہ انسان کس کے لیے کام کرتا ہے, یہ انسان کدھر رہتا ہے, یہ سب ابھی پتہ لگ چکا ہے. اس پہ اگلا ولاگ ہوگا کہ یہ انسان جو ہے اس نے کیسے 31 دن میں اتنی بڑی بین الاقوامی سازش جو ہے یہ اس نے کیسے یہ مسٹری کیسے سالو کی. اس ایف آئی آر پہ آئیں گے. that's my next show. جو یہ میرا گووندا ہے جو رستے میں جا رہا تھا اور بیل پوری کھا رہا تھا, اب اسے مرچیں لگ گئی ہیں. ابھی میں اور تھوڑی سی مرچیں لگاؤں گا اسے. مگر مور امپورٹنٹلی لیگل ایکشن کیا ہوا ہے, اینڈ ویری سیریسلی ناؤ. لیگل ایکشن جی ابھی تک یہ ہوا ہے کہ پچھلے 4-5 دنوں میں مجھے کوئی فالو اپس نہیں آئے. آج میں نے شاہین سبائی صاحب سے بات کی. اگین ہی ہیزنٹ ہرڈ اینی تھنگ. بس وہی جو ایف آئی آرز ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں. میرے گھر پاکستان میں, مجھے ادھر نیو یارک میں ابھی تک کوئی لیگل نوٹس کسی قسم کا کہیں سے نہیں آیا. جو ہمارے دوست ہیں عادل راجہ, وہ ان کے ساتھ الگ چیز ہوئی ہے. ان کو obviously انہوں نے خود آپ کو بتایا ہے کہ وہ he was taken by the authorities. انہوں نے مجھے بولا ہے کہ جو ان کا موقف ہے اور جو ان کے بارے میں رپورٹنگ ہو رہی ہے, آج میں دونوں آپ کو بریفلی بتا دیتا ہوں. پہلے تو عادل نے کنفرم کیا ہے کہ he has been released without charges, کہ بغیر کسی چارج کے انہیں ریلیز کر دیا گیا ہے. مگر انہوں نے یہ کہا کہ اپنے جب میں نے ان سے پوچھا کہ تمہاری ڈیٹینشن اور اریسٹ کے بارے میں, انہوں نے کہا نو کامنٹ اباؤٹ ڈیٹینشن اور اریسٹ. مگر ہمارے جو کالیگ ہیں مرتضی علی شاہ صاحب جیو نیوز کے, انہوں نے ایک ایکسکلوسیو سٹوری فائل کی لندن سے, جس میں انہوں نے کلیئرلی کلیم کیا کہ راجہ صاحب, عادل راجہ, ریٹائرڈ میجر عادل راجہ اریسٹ ہوئے ہیں. ڈیفینیٹلی ہوئے ہیں. برطانیہ کے سیکشن 59 آف دا ٹیررزم ایکٹ 2000, ان کے گھر جو ہے یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کی فورسز ہیں یہ گئی ہیں, ان کو اٹھایا ہے انہوں نے. یہ پھر ان کی کویشچننگ ہوئی ہے ایک ڈیٹینشن سیل میں, اور پھر انہیں بیل کے بعد 3 مہینے کی بیل کے بعد اکارڈنگ ٹو مرتضی انہیں پھر چھوڑ دیا گیا ہے. عادل نے اس سے زیادہ ڈیٹیلز نہیں ڈسکس کی. باقی جو عادل کا موقف ہے وفاقی حکومت کے بارے میں, پاکستان کی بقا کے بارے میں, انتشار کے بارے میں, جمہوریت کے بارے میں, عادل نے اس پہ 1-2 بار اپنا موقف ٹویٹر پہ دیا ہے, لکھا بھی ہے, بولا بھی ہے. جا کے آپ دیکھ لیجئے گا, کیونکہ ان کا یوٹیوب بند ہے تو وہ ٹویٹر پہ زیادہ تر اپنا کام اور 1-2 اور جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے ادھر کر رہے ہیں. مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ مرتضی کی سٹوری اور عادل کا موقف میوچلی ایکسکلوسیو ہوں. عادل کہہ رہا ہے کہ مجھے ریلیز کر دیا ہے چارجز وداؤٹ چارجز. مرتضی بھی یہی کہہ رہا ہے, مگر مرتضی ایکسپلین کرتا ہے کہ ڈیٹین کیسے ہوئے اور اریسٹ کیسے ہوئے اور کس لیے ہوئے. تو وہ پروسیس ہے, اس سٹوری کا لنک ہے, آپ دیکھ لیں, پڑھ لیں. قرآن بھی ہمیں کہتا ہے پڑھا کرو, تو خالی یہ دیکھا نہ کریں, پڑھیں. پہلا لفظ ہے قرآن کا اقرا. پڑھو, سوچو, سمجھو, تاکہ سمجھ آئے. خالی ہماری باتیں نہ سنا کریں, تھوڑا سا خود بھی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ پڑھا کریں. تھنک اباؤٹ واٹ یو ہیئرنگ از ویل, جا کے گوگل شوگل مار دیا کریں کم از کم. تو یہ جناب لیگل ایسپیکٹ ہے جو ابھی تک ایکشن ہوا ہے. تھرڈ جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہوئی ہے, میں آئی ایم ہیپی ٹو رپورٹ, میں خوشخبری ہے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو چاہ رہے تھے کہ یہ پھٹ جائے. اور وہ جو تھا اسحاق خان نے جیسے کہا تھا, جو ہمارے صدر ہوتے تھے غلام اسحاق خان نے, کہ صدر ضیاء کا جہاز پلٹ گیا, ہوا میں پلٹ گیا. تو یہ بھی ان کی یہ جو چارجز ہیں یہ بھی ہوا میں پلٹ گئے ہیں, کیونکہ بیک فائر ایسا ہوا ہے کہ ملاحظہ کیجئے. پہلے تو پہلا جو بیک فائر ہوا ہے, جن لوگوں نے الزام لگائے ہیں, وہ بیک فائر ہوا ہے کہ میں جو ادھر بیچارہ اکیلا غریب نیو یارک سٹی میں رہتا ہوں, ایک تو مجھے بڑے عرصے بعد, سالوں بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ میں اکیلا نہیں ہوں. آپ جو ہیں وہ میرے جو دوست ہیں, میرے جو آڈینس ہے, میرے جو فالوورز ہیں, تھینک یو سو مچ. جتنے میسیجز سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں جو آپ لوگوں نے مجھے کیے ہیں, ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, میرے فون پہ, واٹس ایپ پہ, انسٹا پہ, جس قسم کی سپورٹ
मेरे 20-20 25-25 साल से मैं जिन स्कूल के दोस्तों से नहीं मिला था वो, मेरी ऑडियंसेस वो, मेरी ऐसी फैमिली के लोग जिन्हें मैं जानता भी नहीं था वो भी निकल आए। बल्कि सबसे इंपॉर्टेंटली मेरी, आज मैं कह सकता हूं कि मेरी फैमिली का साइज बढ़ गया है, बिकॉज मेरी शायद मेरी फुप्पो ने मुझे फोन नहीं किया, मगर आप लोगों ने, जिन लोगों ने दूर दराज से मुझे सपोर्ट किया और मुझे दिलासा दिया इसके लिए, यू आर माई रियल फैमिली। मुझे, मेरी असली फैमिली ने शायद मुझे इतनी सपोर्ट नहीं दी, एक्सटेंसिव फैमिली ने, जितनी आपने दी है। सो आई मस्ट थैंक यू, क्योंकि यू आर माई, you behave like my family, you felt like my family। तो बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट का। तो अगर ये चाह रहे थे कि मैं अंडर प्रेशर आऊं, तो वो तो नहीं हुआ, वो जहाज हवा में पलट गया, ठीक है, बिकॉज आई फेल्ट कि मैं अकेला नहीं हूं, आई एम नॉट अलोन। हजारों लाखों मेरे दोस्त, मेरे सपोर्टर्स मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हैं। थैंक यू so much, and I really mean that. I'm not being facetious, I really mean that। That's one। दूसरी चीज, आपकी सपोर्ट के अलावा, एक तो, and I will always remember this, I really will always remember this, thank you। दूसरा ये है कि जो ये जिन्होंने ये चार्जेस फ्रेम किए हैं, ये तो उनके लिए गुड न्यूज थी। और भी गुड न्यूज है कि दुनिया के जो लीडिंग वॉच डॉग्स हैं, वो इदारे जो सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए रोज लड़ते हैं, रिपोर्टें लिखते हैं, केसेस इन्वेस्टिगेट करते हैं, कांग्रेस में जाके टेस्टिफाई करते हैं, वो लोग रोज जो ये काम करते हैं, उन लोगों ने ये नोटिस ले लिया है। इनमें से जो दुनिया के 2 सबसे पावरफुल वॉच डॉग हैं, वो हमारी सपोर्ट में दोनों ने ब्लेजिंग किस्म की रिपोर्ट्स लिखी हैं। एक तो पहले कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, जो इधर न्यूयॉर्क में है, उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, वेरी स्ट्रांगली वर्डेड, क्लियर स्टेटमेंट दी है और कहा है, और मैं पढ़ता हूं अंग्रेजी में, कि इट इज अनकॉन्शनेबल दैट फॉरेन बेस्ड पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वजाहत सईद खान, शाहीन सबाई, Sabir Shakir and Mueed Pirzada face potential death sentences under terrorism investigations in retaliation for their critical reporting and commentary। पहली बात तो ये है कि ये इन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो ये किया है कि शाहीन सबाई साहब, मुईद पीरजादा साहब, साबिर शाकिर साहब और मेरे खिलाफ ये जो केसेस हुए हैं, जिसमें हमें पोटेंशली खुदा न खास्ता सजाए मौत भी हो सकती है, वो केसेस कहा जा रहा है, ये सब केसेस रिटेलिएशन में है, बदला लिया जा रहा है हमसे, पनिश किया जा रहा है हमें फॉर आवर कमेंट्री एंड आवर रिपोर्टिंग। एक तो ये कह दिया है। ये रिपोर्ट और कहती है, जो चीजें ये नहीं चाह रहे थे आगे लाना, वो उनको फिर से खाली आपके लिए नहीं, दुनिया के लिए, और वॉशिंगटन में जो स्टेक होल्डर्स हैं, बाकी जो मगरबी दुनिया में जो स्टेक होल्डर्स हैं, दुनिया में जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए क्लियरली बताया है, रज के डिटेल्स बताई हैं कि वजाहत खान के साथ क्या हो रहा है, मुईद पीरजादा पाकिस्तान क्यों छोड़ के गए, साबिर शाकिर क्यों अरशद शरीफ की के कत्ल के बाद एग्जाइल में चले गए, इमरान रियाज खान को कितने दिन हो गए हैं, अरशद शरीफ को कैसे मारा, वगैरह वगैरह। ओवरऑल जो एक सप्रेशन है मीडिया का, उसकी भी डिटेल्स फिर से उजागर की। तो आप जो चाह रहे थे कि जो इंटरनेशनल अटेंशन है वो कम हो, एक्चुअली आपकी हरकतों की वजह से, इस एफआईआर की वजह से, ये जो गोविंदा वाली एफआईआर है कि मैं रास्ते में जा रहा था, बेल पूरी खा रहा था वो, और फिर मुझे वजाहत के मैसेज नजर आ गए, ये एक्चुअली बैकफायर जो है, ये ऐसे इदारे ने किया है जिसकी रिपोर्ट्स स्ट्रेट अमेरिकी कांग्रेस को, व्हाइट हाउस को जाती हैं, नोटिस की जाती हैं उधर। तो ये उधर मुद्दा आपका चला गया है, और बाकी जो आप चाह रहे थे कि जो कहानियां बंद हो, कि इमरान रियाज, अरशद शरीफ, मुईद पीरजादा, साबिर एटसेट्रा, ये अब और ऊपर उजागर होंगी। सो गुड जॉब, good job, that's excellent PR, thank you for making all of this, highlighting all of this again। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट इदारा, रिपोर्टर्स सांस फ्रंटियर, RSF कहते हैं, अंग्रेजी में इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कहते हैं। ये पहले थे, इन्होंने सबसे ब्लिस्टरिंग किस्म की स्टेटमेंट इन्होंने शाया की थी। बिल्कुल अगले दिन इन्होंने कहा था, make no mistake, the sole purpose of this ludicrous complaint, which arbitrarily associates the names of Wajahat Khan and Shaheen Sabai
with those of rebel ex-army officers is to intimidate the two journalists into silence. In view of the absurdity of the supposed incriminating evidence, we call on the Islamabad prosecutor's office to dismiss this complaint, which should never have been received. The credibility of the rule of law in Pakistan and above all, judicial independence in the face of unacceptable military interference is at stake. बहुत सारी बातें कह गए हैं, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की बात कर गए हैं, अदलिया की, फौज की इंटरफेरेंस, अनएक्सेप्टेबल इंटरफेरेंस की बात कर गए हैं, और वेरी इंपॉर्टेंटली इन्होंने एक फर्क पेश किया है जो आदिल राजा और हैदर मेहदी के दरमियान और जो बाकी हम जो जर्नलिस्ट हैं उनके दरमियान। वैसे तो हक राय हर पाकिस्तान का शहरी रखता है, और वैसे भी हर डिजिटल सिटीजन, जो डिजिटल सिटीजन वो होते हैं लोग जो यूट्यूब पे या कहीं और किसी और भी प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे बात कर सकते हैं अपना मौकिफ। कोई अमेरिका में बैठा हुआ, टेक्सास में बैठा हुआ कोई गोरा भी अपना मौकिफ दे सकता है पाकिस्तान के बारे में, आप उसे रोक नहीं सकते। द फैक्ट कि वो देता नहीं है, वो अपने मुल्क के बारे में या किसी और चीज के बारे में दे रहा है, मगर कोई भी बंदा बैठा हुआ कहीं भी, अगर दुनिया में कोई भी इनजस्टिस हो रही है, आप अभी बैठे हुए हिंदुस्तान में अगर कुछ हो रहा है तो आप उसके बारे में बोल सकते हैं, बिकॉज आप यू आर अ डिजिटल सिटीजन। अगर आप समझते हैं कि मोदी साहब ने कुछ गलत किया है शाहरुख खान के बेटे के साथ, तो आप बोल सकते हैं। अच्छा जी, ये भी कहते हैं, the statements made by the two former army officers on social media video channels may breach regulations governing military secrecy, but the two journalists have just practiced journalism. तो ये भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंटली, अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेट होने लग गया है केस, तो ये इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। ये कहते हैं कि जो दो फौजी अफसर हैं, हैदर मेहदी और आदिल राजा, ये शायद इन्होंने अपने कोई कवानीन, फौजी कवानीन हैं जो भी हैं, इन्होंने जो भी कस्में खाई हुई हैं, जो भी ओथ्स ली हुई हैं, इन्होंने शायद तोड़े होंगे अपने हिसाब से, मगर जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कोई रूल नहीं तोड़ा। ये अपना खाली काम कर रहे थे, दे वर जस्ट प्रैक्टिसिंग जर्नलिज्म। ऑब्वियसली क्योंकि ये स्टेटमेंट कोई खाली हमारे लिए नहीं थी, ओवरऑल पाकिस्तान की मीडिया की बका के लिए थी। तो इस स्टेटमेंट में जो इमरान रियाज खान हैं उनका भी मेंशन किया गया, जिन लोगों ने उन्हें उठाया है मुबारक हो। जुबैर अंजुम साहब हैं जियो न्यूज़ के, जिन्हें उठाया गया था फिर रिलीज कर दिया गया था। गौहर वजीर साहब हैं जो केपी में, जिन्हें उठाया गया था फिर करंट मार के उन्हें एक दिन बाद रिलीज कर दिया गया था टॉर्चर करके। उनके भी केसेस फिर से नुमायां हुए हैं। तो अगर आप चाह रहे थे कि ये एफआईआर से दबे खबर, इफेक्ट ऑपोजिट हुआ है, खबर उठ गई है। सो मुबारक हो, दुनिया के दो जो सबसे बड़े वॉच डॉग हैं, जो अभी आके, बाय द वे जिस बंदे ने ये रिपोर्ट लिखी है वो अगले चंद दिनों में आके यूएस कांग्रेस को, जो इस मुल्क की, जिधर से इस मुल्क की हुकूमत चलती है, वो आके टेस्टिफाई भी कर रहे हैं। तो मुबारक हो आपको, क्योंकि अब ये चीजें यूएस कांग्रेस के फ्लोर पे ऑफिशियली डिस्कस की जाएंगी। सो वेल डन, गुड जॉब। और जिधर रही बात ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की, तो इधर भी आपको मुबारक हो, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो दुनिया की लीडिंग ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग्स में शुमार की जाती है, उसने भी क्रिटिसाइज किया है। इन्होंने अपना मुद्दा पेश किया है एक डिटेल्ड स्टेटमेंट में, जिसमें जो इंसदाद दहशतगर्दी का जो लॉ है, जो एंटी टेररिज्म एक्ट है, एटीए जो लॉ है जो हमारे खिलाफ लगाया गया है, उन्होंने कहा है कि अगर इन्होंने कुछ खिलाफ वर्जी की है कानून की, तो सिविलियन लॉज जो हैं, क्रिमिनल लॉज जो हैं, वो सिविलियन कोर्ट्स में ट्राई किए जाएं, क्रिमिनल कोर्ट्स में ट्राई किए जाएं, टेरर कोर्ट्स में, फौजी कोर्टों में ना ट्राई किया जाए, और इनको वेपनाइज, ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वेपनाइज ना किया जाए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपका जो हक राय है, जो आजादी सहाफत है, उसको सप्रेस करने के लिए। इस इशू पे ऑलरेडी स्टेट डिपार्टमेंट भी बोल चुका है। मोर ओवर न्यूज कवरेज भी, इंटरनेशनल न्यूज कवरेज हैज बिन ऑल ओवर। अगर आप चाह रहे थे कि आप का बोलबाला हो, आपकी नुमाइश हो, आपकी सुर्खियां छपें, वेल डन, आप छा गए हैं। एएफपी दुनिया की जो 3 लीडिंग न्यूज वायर सर्विसेज हैं, उसमें से एएफपी एक है। इसने जी रिपोर्ट शाया की, और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यूएस जो इधर सेक्रेटरी जो टोनी ब्लिंकन का जो डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी ब्लिंकन जो चलाते हैं, वजारत खारजा जो है अमेरिका की, उसके जो मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन पे भी स्टोरी की और हम पे भी स्टोरी की। तो ये स्टोरी याहू न्यूज़ में छपी, ये फ्रांस 24 में छपी, और ये डिजिटल जर्नल में छपी। ये सब
नुमाया और बहुत बड़े जरीदे हैं उधर छपी। वेल डन, गुड जॉब। अच्छा, फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो शायद अमेरिका का सबसे प्रीमियर अखबार है, सबसे इंपॉर्टेंट अखबार है, करोड़पति अरबपति जिसे पढ़ते हैं, वॉल स्ट्रीट जिसको अपना जर्नल मानती है और जानती है, उसमें भी मीडिया क्रैकडाउन की स्टोरी छपी। शाबाश, वेल डन। वॉइस ऑफ अमेरिका, जो इस मुल्क का ऑफिशियल जो हुकूमती रन सबसे बड़ा इदारा है, उन्होंने स्टोरी की इसी इशू पे, और स्टोरीफाई किया ये जो बाकी जो वॉच डॉग्स ने कहा है, ये नुमाया किया केस कि क्या आप कर रहे हैं, किसे मार रहे हैं, किसे उठा रहे हैं, वगैरह वगैरह। मुबारक हो, वेल डन। तो वॉइस ऑफ अमेरिका जो इनका आप कह सकते हैं ऑफिशियल है, वो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज वायर एजेंसी एएफपी, वो इनका इस मुल्क का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महंगा, सबसे पढ़े जाने वाला अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल, वो तो गुड जॉब। हर जगह स्टोरी छप गई कि आपने क्या हरकत की और क्यों ये हरकत की। फिर ऑफ कोर्स बॉर्डर के उस पार, क्योंकि आपने साथ वालों को भी याद दिलाना है, द प्रिंट इंडिया में उधर उन्होंने भी बैंड बजाया इस स्टोरी का, आपके नाम मेंशन किए कि आपने क्या किया, हमारे नाम मेंशन किए। तो हिंदुस्तान में भी आपने मुझे वजाहत खान को शाहरुख खान बना दिया, वेल डन, थैंक यू। हिंदुस्तान टाइम्स में ने इस स्टोरी को कवर किया, मेरी जो स्टेटमेंट थी वो नुमाया तरीके से चलाई। थैंक्स फॉर मेकिंग मी अ सुपरस्टार इन इंडिया, थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट दिस। मैं वेट कर रहा था इस मोमेंट का कि ये हो, और थैंक यू कि आपने ये किया है। मगर वेरी इंपॉर्टेंटली एंड विदाउट सार्केज्म, जो लोकल देसी जो हमारी, मैं कहूँगा जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उन्होंने एक अजीब मैनर में, एक अजीब तरीके से, एक मिक्स्ड मैं कहूँगा मैनर में ये काम किया। डॉन, जिधर मैंने काम किया हुआ है, डॉन ने बहुत बैलेंस तरीके से इस स्टोरी को चलाया। पहले दिन ही से इस स्टोरी को गौर फिक्र से चलाया। डॉन ने भी वही किया जो आरएसएफ ने किया, जो बाकी सीपीजे ने किया। डॉन इनफैक्ट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू डू इट, के ये जो साबिक फौजी अफसर हैं, इनमें और जो सहाफी हैं उनमें एक फर्क है, उनके इदारिये में भी फर्क है और उनके स्टेटस में भी एक फर्क है। वो फर्क नुमाया किया, हमें जर्नलिस्ट बोला, उनको यूट्यूबर कम वीलॉगर जो भी हैं वो बोला, क्योंकि वो साबिक अफसर हैं और वो टेक्निकली ऑफिशियली जर्नलिस्ट नहीं है। डॉन ने जब ये फर्क देखा तो बाकी फिर दुनिया के इदारों ने भी इसको फॉलो किया। सो आई थैंक द गुड एडिटर्स ऑफ डॉन फॉर द कवरेज। मगर डिसअपॉइंटेड था मैं बाकी इदारों से, बाकी लोकल इदारों से, जिन्होंने ये फर्क नहीं देखा। ज्यादा इदारों ने चलाया भी नहीं, मगर ओवरऑल मैं काफी शॉक था कि एक लैक ऑफ सपोर्ट मुझे, मेरे जो कॉलीग्स हैं पाकिस्तान, जिनके साथ मैं लिटरली मैंने अपना करियर का आगाज किया, जिनके साथ मेरी दाढ़ी सफेद हो गई है, जिनके साथ काम कर करके मैं काफी डिसअपॉइंटेड था। कुछ मेरे दोस्त हैं जिन्होंने सपोर्ट की, मगर बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनकी सपोर्ट मैं वेट कर रहा था, मगर मुझे नहीं मिली। इसमें से कुछ दोस्त हैं, कुछ नहीं है, मगर ऐसी जगहों से सन्नाटा और खामोशी रही जिधर मैं बड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत शौक से देखता हूँ जियो न्यूज़, क्योंकि जियो न्यूज़ जब लॉन्च हुआ, जब ये जियो से जियो एंटरटेनमेंट और जियो न्यूज़ जो हुआ लॉन्च, दो अलग हो गए चैनल, तो जब जियो न्यूज़ का चैनल लॉन्च हुआ, मैं उस स्प्लिट लॉन्च टीम में प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर था। आई वाज देयर जब चैनल पैदा हुआ, लॉन्च किया मैंने जियो न्यूज़। चैलेंज फ्रॉम माय फॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया के नहीं, मुल्क का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल है, और इतने बहुत उधर मेरे कॉलीग्स हैं जो बेचारे आज नहीं बोल सकते। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो नहीं बोल सकते उधर, एंड आई वाज क्वाइट सैड कि इतना पावरफुल, इतना जबरदस्त न्यूज़ इदारा जिधर मैं लिटरली मेरा करियर शुरू हुआ है, आज वो चुप है इस बात पे, कुछ नहीं कह सकता। ऑब्वियसली बहुत सारे इसमें दोस्त भी हैं, कुछ लोगों को मैं दोस्त कंसिडर करता हूँ। रिसेंटली आसमा शिराजी और ज़रार खोड़ो और अपना मज़हर अब्बास साहब, आसमा शिराजी आज में हैं, ज़रार खोड़ो साहब डॉन में हैं,
मजहर अब्बास साहब PFUJ के माई बाप हैं। मैं इनको इसलिए सिंगल आउट नहीं कर रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कुछ 2-3 महीने पहले मैं कराची में था, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कराची लिटरेचर फेस्टिवल में KLF में मैं मॉडरेट कर रहा था। एक हमने डिबेट की कि मीडिया के साथ क्या हो रहा है, क्या ज्यादती हो रही है, क्या बात हो रहा है, क्यों मीडिया को मारे जा रहे हैं। 3 महीने पहले तक ये एक बहुत बड़े हॉल में कराची, बल्कि पूरा बागीचा भरा हुआ था। आसमा ने बोला, जरार ने बोला, मजहर साहब ने बोला, और दबा के बोला, कभी इसके लिए बोला, कभी उसके लिए बोला। मगर 3 महीने के अंदर जो आज एक अजीब सा साइलेंस मैंने देखा है, ये क्योंकि आई काउंट देम अमंग माय फ्रेंड्स, इसलिए मैं इनका नाम लेके कह सकता हूँ कि मैं 3 महीने के अंदर क्या हुआ, ऐसा 3-4 महीने के अंदर क्या हुआ, क्योंकि अभी मार्च में मेरा ख्याल है मैंने ये मॉडरेशन की थी KLF की बीच लग्जरी होटल में, और ये 3 दबा के बोल रहे थे, मगर अब नहीं बोल रहे। तो क्या हुआ ऐसा, क्या खौफनाक चीज हुई है ऐसी कि 3 महीने में ये जो मेरे कॉलीग्स हैं, दोस्त हैं, ये कम से कम ये 3 नहीं, और भी लोग चुप हो गए हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो बहुत आउटस्पोकन हैं, बहुत आर्टिकुलेट हैं, जिनका साइलेंस मेरे लिए शॉकिंग है। अगेन, मैं पर्सनली किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मगर मुशर्रफ जैदी वेरी आउटस्पोकन, चुप, हमेशा बोलता है मुशर्रफ, हर इशू पे बोलता है, इस पे चुप। नदीम फारूक पराचा, मैंने उनका इंटरव्यू करना था कुछ दिनों पहले, इंटरव्यू नहीं दिया उन्होंने, और वैसे तो हर मौजू पे बोलते हैं माशाल्लाह से, चुप। महर बुखारी, महर अब्बासी, जो भी उनका अब नाम है शादी के बाद, महर और मैं मतलब सिंस हमारी शादी भी नहीं हुई थी, हम एक दूसरे को जानते हैं, और फिर एक दूसरे के बच्चों की बर्थडेज पे हम जाते रहे हैं, हमारे बच्चे साथ बड़े हुए हैं, और येट चुप। मतलब कहानी है। शाहजेब खान ज़्यादा, पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज एंकर इन द कंट्री, जो मुझे याद है जब शाहजेब को जियो में ये लोग इंटरव्यू कर रहे थे, बॉसेस सेठ साहिबान इंटरव्यू कर रहे थे, तो फिर इसका इंटरव्यू था किसी इस्लामाबाद के किसी होटल में, सरीना वरीना में, तो नहीं, मैरियट में, हाँ, इंटरव्यू था, तो फिर मैं भी था, तो मैं ये इसने कहा मैं चलो तुम्हें जियो के दफ्तर छोड़ देता हूँ। तो ये हम बैठे इसकी कन्वर्टेबल में और हम जा रहे थे, उसने कहा, मुझसे पूछा कि कहता है कैसा अभी जियो, आऊं या ना आऊं, ये दिस वाज हिज रिक्रूटिंग इंटरव्यू। तो मैंने कहा एब्सोल्युटली, दिस इज दी चैनल, और तुझे तुझे कहीं और होने नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज दी न्यूज चैनल। अगर तुझे कोई अलाउ करेगा काम करना तो ये लोग करेंगे, और अनफॉर्चुनेटली आज वो चैनल उसे शायद अलाउ नहीं कर रहा, या शायद उसका इदारिया उसे अलाउ नहीं कर रहा, या शायद पाकिस्तान में जो जर्नलिज्म के लिए जो ऑक्सीजन लेवल्स डिप्लीट हो गए हैं, शायद वो नहीं अलाउ कर रहे, मगर ही इज क्वाइट। उसने ये स्टोरी नहीं की, वेदर यू लाइक हिम और नॉट। कामरान शाहिद, सालों से, ओह माय गॉड, आई मीन उसकी फैमिली से मैं मिला हुआ हूँ, हमारा साथ दफ्तर होता था दुनिया में हर वक्त, या मैं उसके दफ्तर आ जाता था या वो मेरे दफ्तर आ जाता था। गप्पें, चाय, सिगरेट, बकवास, लतीफे, एक साथ रोज इस शो के बाद गप। 15-20 बार उसके शो पे मैं बैठा हुआ हूँ, चुप। कामरान खान, द ग्रैंड ओल्ड डैडी ऑफ पाकिस्तानी जर्नलिज्म, जो मुझे पहली बार जब मिले, प्रॉपर हमारी बात हुई, तो उन्हें मेरी शक्ल से, मेरे नाम से उन्हें याद आया कि मेरे जो मरहूम वालिद हैं, वो उनके साथ उनकी दोस्ती थी। कुछ सालों पहले फोन आया कि भाई तुम्हारे वालिद का मुझे ख्वाब आया, तुम कैसे हो? ख्वाब में आए मेरे मरहूम वालिद ने, तो मेरा बाप आपको ख्वाब में आ रहा है, मगर मेरी जो खबर है उस पर आप आज कोई बात नहीं, कोई ट्वीट नहीं, कोई वर्ड ऑफ एडवाइस, वर्ड ऑफ सपोर्ट नहीं। इसलिए नहीं कि आप मेरे बाप के दोस्त थे, इसलिए क्योंकि ये जो है, जो हो रहा है मेरे साथ, मुईद के साथ, साबिर के साथ, शाहीन साहब के साथ, ये शायद आपको इसकी जो ग्रेविटी है वो तफसील में दिखाई नहीं दे रही। दिस इज अ डिफिकल्ट पोजिशन टू टेक। मैं समझ सकता हूं, मैं इधर हूं, आप उधर हैं, आई हैव द सेफ्टी ऑफ डिस्टेंस, जो क्योंकि मैं दूर हूं, शायद मैं सेफ हूं। वैसे तो अरशद शरीफ ने प्रूव कर दिया है
उसकी शहादत ने कि डिस्टेंस डजंट मैटर, जिसने जाना है, जो उनके क्रॉस हेयर्स में है, वो जाएगा। मगर मैं समझ सकता हूँ आपकी क्या मजबूरी है, मैं समझ सकता हूँ कि आपकी जिंदगियां, आपकी करियर्स, आपके प्रोफेशन एट स्टेक हैं। मैं समझ सकता हूँ। कुछ ही दिन पहले मैं काफी खुद इमोशनल हो गया था ये कह के कि वी आर ऑल क्वाइट स्कैर्ड फॉर आवर फैमिलीज, फॉर आवर करियर्स, फॉर आवर लाइव्स, क्योंकि हालात ही ऐसे हो गए हैं। मैंने जिन लोगों के नाम लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पर्सनली किसी को सिंगल आउट नहीं करना चाह रहा था। इसमें मेरा ऐसा पर्सनल जैब करने का मूड नहीं था। ये सब मैंने नाम इसलिए लिए इन लोगों के क्योंकि मैंने जानता हूं, मैंने इनके साथ काम किया है, और यस, शायद इनमें से कुछ लोगों के साथ मेरी दोस्ती यारी भी है। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये कुछ कुछ कहेंगे, ट्वीट कर देंगे, शो कर लेंगे, मैसेज कर देंगे, nothing. And you know why? You know why that's not happening? Because media is dead in Pakistan. इन्होंने मार दिया है मीडिया को। इन्होंने ये सालों से ये कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से, they've been just stabbing, they've been taking different stabs. कभी सेटों को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, कभी किसी को उठा लिया, कभी किसी को खरीद लिया, उसे ऐसे पीएम बना दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन्होंने अलग हरबों से कभी किसी अखबार, किसी ग्रुप के ऐड बंद कर दिए, कभी किसी को नौकरी से परमानेंटली निकलवा दिया कि वो किसी के चैनल में काम नहीं कर सकता, कभी किसी को पेमरा नोटिस दे दिया, कभी एंकर्स को अलग डील किया, कभी सेठ साहिबान को जो उनके चेक लिखते हैं, कभी उनको डील किया अलग, कोवर्जन से, वायलेंस से, तशद्दुद से, किडनैपिंग से, मर्डर से, हंसी से, मजाक से, कॉम्प्रोमाइज से, करप्शन से, इन्होंने अलग अलग तरीकों से लोकल मीडिया को फारिग कर दिया है। मगर कहानी जो है पाकिस्तान की, जो ट्रेजेडी है, द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हिस्ट्री को कहते हैं, जर्नलिज्म को कहते हैं कि जर्नलिज्म इज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री। जर्नलिज्म तारीख का पहला पहला सफा है, और अगर आप नहीं लिख सकते तो ये बात आप समझ जाएं। और जिन लोगों का मैंने नाम लिया है, ये मैं उनके लिए भी है, और जिन लोगों का नाम नहीं लिया, ये उनके लिए भी है, बाकी जो मेरे दोस्त देख रहे हैं, कि कहानी पाकिस्तान की कोई ना कोई बताता रहेगा। The story will always be told, the truth will always prevail। मगर जितना आप लोग अपने आप को चुप करेंगे और इन्हें चुप अपने आप को करवाने देंगे, जितना आप इनके साथ इनका गेम खेलेंगे इनकी टर्म्स पे, उतना जो आपका जो ऑडियंस है, आपका जो सुनने वाला है, पढ़ने वाला है, देखने वाला है, वो इधर आएगा। ये मेरा जो फ्लैट है न्यूयॉर्क में, इसमें कोई पीछे जबरदस्त टीवी स्क्रीन स्टूडियो नहीं है, एक छोटा सा माइक लगा हुआ है, लाइट भी मेरे पास प्रॉपर नहीं है, राइट? कोई मेरे पास क्रोमा नहीं है, कोई मेरा कैमरामैन नहीं है, कोई मेरा मेकअप किट नहीं है, कोई मेरा स्टूडियो नहीं है, राइट? कोई मेरा पीसीआर एमसीआर नहीं है। बट लोग आते हैं, और लोग देखते हैं, हजारों लाखों की तादाद में। मेरे सींग नहीं लगे हुए, वो खाली इसलिए देखते हैं, मुझे देखते हैं, मुईद को देखते हैं, साबिर को देखते हैं, शाहीन को देखते हैं, इवन ये जो आदिल हैं, हैदर हैं, इन सबको क्यों देखते हैं, हालांकि तो जर्नलिस्ट भी नहीं है। पीपल आर फ्लॉकिंग टू अस because you can't do your job, you're not being allowed to do your job. By staying quiet today, you are playing along into the hands of the people who don't want you to do your job. काम आपने मैं समझ सकता हूं आपकी आपकी जो मजबूरियां हैं, मैं समझ सकता हूं। I've been there। मैं भी उधर ही उसी सिस्टम में बड़ा हुआ हूं और उसी सिस्टम को छोड़ के इधर आया हूं मैं। मगर वेरी इंपॉर्टेंटली एक चीज मैं क्लियर कर लूं कि ये जो जो अगर आप मुझे अपना, मुईद को अपना, साबिर को अपना, शाहीन को अपना एक्सटेंशन नहीं समझेंगे, अगर आप ये नहीं समझेंगे कि हम आपकी टीम के ही मेंबर हैं, हम आपके लास्ट मैन स्टैंडिंग हैं,
तो अगर आप हमें क्विट कर देंगे, अगर आप हमें छोड़ देंगे, तो फिर ये जो दूसरी साइड है ये जीत जाएगी, ये जीत जाएगी और आप हार जाएंगे। आप ऑलरेडी हार रहे हैं, आप और हार जाएंगे चुप होके। So just remember, I don't need your support. I have support. We all have the support of thousands, hundreds of thousands, perhaps millions of supporters in Pakistan. इतने messages, इतने phones जितने मुझे आए हैं पूरी दुनिया से पाकिस्तानियों के, ज्यादातर नॉर्मल आम शहरी हैं। कोई कह रहा है कि लीगल ये देखो हम कर देते हैं, कोई डिप्लोमेटिक सपोर्ट ऑफर कर रहा है, कोई ऐसे एडवाइस दे रहा है। आई एम फाइन, वी फाइन, बट आई वरी फॉर यू, क्योंकि आप लोग लोकल मीडिया जो जिसने हथियार तकरीबन डाल दिए हैं, कुछ लोग इधर उधर रह गए हैं, कुछ एक दो अखबार अंग्रेजी के इधर उधर रह गए हैं, एक दो इदारे रह गए हैं, कुछ मगर अगर आप लोग जितना आप लोग वो हथियार नीचे डालते रहेंगे, उतना ही आपके और स्पेस आपका लेते रहेंगे। तो we're on the same team. They're not on your team. They're the other team. So I'm on the same team, and I hope you realize that. So I have the public support. I don't need your support, but I think you need someone like me to be around to tell the story that you can't tell. तो ये जरूर याद रखिएगा। मगर मैं जिन लोगों ने मेरी मदद की, who reached out, कुछ लोगों ने पब्लिकली किया, मैंने उनको आरटी किया है, थैंक यू किया है, कुछ लोगों ने प्राइवेटली किया है, वो प्राइवेट रखना चाह रहे हैं अपने आप को। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, there's so many of you. जिन लोगों ने मुझे अवॉइड किया, मेरे फोन का जवाब नहीं दिया या मेरे टेक्स्ट का जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं, ऑल सिंस फॉरगिवन। मैं समझ सकता हूँ, मुझे समझ आती है कि आप डरे हुए हैं, मगर ये डरपोक लोगों का प्रोफेशन है नहीं, ये डरपोक लोगों का प्रोफेशन नहीं है। अगर आप ने शोले नहीं देखी, जरूर देखिएगा। जो डर गया वो मर गया। ये डरपोक लोगों का काम नहीं है। डोंट बी स्कैर्ड, बिकॉज इफ यू गेट स्कैर्ड द अदर साइड विंस। अगर आप डर जाएंगे तो आप दूसरी साइड जीत जाएगी बाय डिफॉल्ट। ये जनाब हुआ आज का व्लॉग। अगला व्लॉग जो है वो अनमिसेबल है, जो गोविंदा FIR है। मैं रास्ते में जा रहा था, बेल पूरी कर रहा था, लड़की घुमा रहा था, फिर मैंने वजाहत का और आदिल का और मुईद का एक जत्था देखा जिन्हें ये बराह रास्त इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। वो जो कहानी है वो सुनाऊंगा कि कौन लोग हैं जिन्होंने ये FIRs दर्ज की हैं। मगर आप सब लोगों को एक अच्छे एक मुहिब्बे वतन तराने के साथ मैं आप सब लोगों को खुदाफिज करता हूँ आज के व्लॉग के साथ। ये जो है ये व्लॉग आज इस तराने से इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि ये तराना जो है ये आपके खून को गर्म करेगा। ये आपके अंदर जो पाकिस्तानी जो बेचारा गरीब डरपोक पाकिस्तानी है जो छुपा हुआ है, वो उभर के एक ज़बरदस्त फ़ख्र पाकिस्तानी, फ़ख्र पाकिस्तान, फ़ख्र आलम एक निकलेगा। ये जो तराना है ये मुलाहिज़ा कीजिए, गाइए, ज़ोर ज़ोर से अपनी गाड़ी में लगाइए, अपने बच्चों को सुनाइए, अपनी फैमिली को सुनाइए। ज़बरदस्त तरीके से अगर कोई दोस्त है किसी और मुल्क में, उसको भेजें ताकि वो उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। स्पेशली अगर हिंदुस्तान में या किसी और दुश्मन मुल्क में कोई फैमिली है, दोस्त है, उसे ज़रूर भेजें ताकि उनको भी मैसेज जाए कि पाकिस्तान जो है वो जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। पाकिस्तान किसी से नहीं डरती। जो पाकिस्तानी कौम है, खाली ये जो तराना है, अगर ये आप सुने तो आज इंशाल्लाह आपके 100 गुनाह जो हैं वो माफ़, और आप एक नए ज़बरदस्त खूबसूरत पाकिस्तानी बन के आप उठेंगे, उभरेंगे। कल जब सूरज जब निकलेगा तो आपके अंदर से जो आपकी मुहिब वतनी है वो फूट फूट के फटेगी, अगर आप ये तराना जो है जोर जोर से
سنیں اور کافی بار سنیں. تو ملاحظہ کیجئے یہ ہمارا جو نیا ایک قومی ترانہ ہے, اسے ڈاؤن لوڈ کریں, مجھے سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں, کامنٹ کریں, دعا دیں. آپ کی دعاؤں کا میں منتظر ہوں, اور انشاءاللہ جلد ہی اگلے ولاگ کے ساتھ, گووندا FIR کے ساتھ, میں وجاہت سعید خان, آپ کا غریب پٹھان مزدور دوست حاضر ہوں گا. اسی کے ساتھ ہی پاکستان زندہ باد. شہسوار علی وقار حق کی پکار